जैसा कि पिछली कड़ी में हम उस स्थिति की बात कर रहे थे जिसमें एक आत्मा जब वो अपने आत्मिक समूह से, अपने उन मित्रों से जिनके साथ उसके पास्ट लाइफ में कार्मिक अकाउंट थे, उन सबसे वो मुलाकात कर लेती है। उसके बाद अगला पड़ाव क्या होता है? अगले पड़ाव में एक आत्मा अपने मार्गदर्शक के साथ एक, जिसे हम चित्रगुप्त की सभा कहते हैं या जिसे हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, अलग अलग जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, इस तरह की एक स्थिति से गुजरती है जहां उसने अभी इस जीवन में कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है? ये जो सभा है, इस सभा को हमने नाम दिया है वरिष्ठ जनों की सभा, क्योंकि बात को समझने के लिए हमने इस सभा को इस नाम से पुकारा है। ये जो वरिष्ठों की सभा होती है, इसमें 5 या 6 मेंबर होते हैं जिन्हें आप न्यायाधीश कह सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश कहना उचित नहीं होगा इसलिए क्योंकि न्यायाधीश कहने से जो छवि बनती है वो इस प्रकार के नहीं होते। वो जैसे एक माता पिता ममतामयी होते हैं, इस तरह की उनकी छवि है। तो न्यायाधीश कहना सही तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्थिति यहाँ पर इस तरह से है इसलिए हम न्यायाधीश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण थी कि बहुत सारी जगहों पर, एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ कि जहाँ तक हमारे मार्गदर्शक चाहते थे कि हमें जानकारी प्राप्त हो, सिर्फ वहीं तक, विशेष तौर पे इस सेशन में वहीं तक जानकारी प्राप्त हो रही थी। और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर माध्यम कुछ बताने की स्थिति में थे ही नहीं। वो साफ स्पष्ट कहते हैं कि कुछ बातचीत है, कुछ विचार हैं, लेकिन वो उन्हें सुन नहीं सकते, वो उन्हें पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो बयान नहीं कर सकते। और कुछ तो इस तरह के भी इस सेशन में विशेष तौर पर इस तरह के भी केस रहे जिसमें माध्यम कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है जिन्हें बिल्कुल समझा ही नहीं जा सकता। और ये स्थिति शायद इसलिए रही क्योंकि हमारे मार्गदर्शक चाहते हैं कि हम एक सीमा तक ही, जहाँ तक वो चाहते हैं कि हमें इस जानकारी को हम प्राप्त करें, वहीं तक ही हम समझ पाते हैं। इससे आगे की जहाँ बात होती है, जहाँ हमारे मार्गदर्शक समझते हैं कि हमारे लिए जानना उचित नहीं है, वहाँ ना तो माध्यम बातचीत सुन पाता है, ना समझ पाता है और ना बता पाता है। यहाँ पर इस बात को भी समझिएगा कि समूह के मित्रों से आत्मा की सिर्फ मुलाकात हुई है। यहाँ अभी उसे उसके समूह में भेजा नहीं गया है। वो अभी अपने समूह का एक, जैसे वो ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, कि वो अभी उस घर का सदस्य नहीं बना है। वो उस घर के जो सदस्य हैं उनसे उसने मुलाकात तो की है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं बना है। ये जो सभा है जहाँ पर हिसाब किताब किया जाएगा कर्मों का, इस सभा में ये निर्धारित किया जाएगा कि अब इसका यही आत्मिक रूप रहेगा, यानी अब ये अपने इसी परिवार का सदस्य रहेगा या इसके आत्मिक ग्रुप में परिवर्तन किया जाएगा। ये हमारे कर्मों के निर्धारण, जो हमने ये जीवन जिया है उसमें जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुरूप जो वरिष्ठ जनों की परिषद है वो निर्धारित करती है। क्योंकि अभी तक सिर्फ आत्मिक समूह से मुलाकात हुई है, ये निश्चित नहीं हुआ है कि अब वो आत्मा उसी समूह के साथ कार्य करेगी। ये निश्चित तब होगा जब ये जो सभा है, ये सभा कर्मों का हिसाब किताब कर लेगी और डिसीजन लेगी कि अब क्या करना चाहिए, क्या इसे ऊंचे आत्मिक ग्रुप में भेज देना चाहिए या इसी आत्मिक ग्रुप में भेज देना चाहिए, इस विषय का निर्धारण होगा। लेकिन इस सभा के सामने कोई भी आत्मा अकेले नहीं जाती है। वो अपने जो कनिष्ठ मार्गदर्शक है उसके साथ वो इस सभा में जाती है और वरिष्ठ मार्गदर्शक भी इस सभा में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो एक तरह से न्यायाधीश की तरह सामने उपस्थित होते हैं। और जो उस सभा में जो गुरुजन बैठे हैं उनसे पहले ही हमारे जीवन के बारे में बातचीत कर चुके होते हैं। इसके बाद जो कनिष्ठ मार्गदर्शक है उसके साथ एक आत्मा उस सभा के सम्मुख प्रस्तुत होती है। ये समझ लीजिए कनिष्ठ मार्गदर्शक एक तरह से उस आत्मा के वकील की तरह हैं। और ये जो गुरुजन सभा होती है, ये जिसे हम गुरुजन सभा कह सकते हैं या वरिष्ठ जनों की परिषद कह सकते हैं, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि नाम नहीं है, बात को समझने के लिए हमने ये नाम रखे हैं। ये इस सभा में जितने भी मेंबर होते हैं, 5 या 6, सबकी कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे कि एक आत्मा है जिसने अपने जीवन में किसी एक विशेष चीज पे, मान लीजिए उसने अपने अहंकार पे जीत हासिल करी है, तो अगर ये आत्मा
न्यायाधीश बनकर सामने बैठी है, तो उस आत्मा ने अहंकार के प्रति किस प्रकार का रिस्पॉन्स किया है अपने पूरे जीवन में, उसका किस तरीके से नजरिया रहा है, क्या गलत रहा है, क्या सही रहा है, इसका निर्धारण वो आत्मा करेगी। ये समझ लीजिए कि अगर 6 गुरुजन या न्यायाधीश कह लीजिए, वो अगर सामने है तो वो सभी अपने अपने विषय में पारंगत हैं और अपने अपने विषय के अनुरूप वो जो सामने जो आत्मा है जिसने जीवन जिया है, उसने क्या परफॉर्म किया है अपने जीवन में, कौन सी चीज में उसने बेहतर परफॉर्म किया है या कौन सी चीज में कम बेहतर परफॉर्म किया है, उसका मूल्यांकन वो अपने जो उनका एक स्तर है जिसमें उन्होंने काबिलियत हासिल करी है उसके मुताबिक करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इसे बात को समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि एक विद्यार्थी है, उसके सामने 5 टीचर्स बैठे हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। एक अंग्रेजी में बहुत बेहतर है, एक मैथ में, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। अब सब अपने अपने विषय के अनुरूप उस बच्चे को जांचेंगे कि इस बच्चे ने केमिस्ट्री में कैसे परफॉर्म किया, फिजिक्स में कैसे परफॉर्म किया, हिंदी में कैसे परफॉर्म किया, अलग अलग सब्जेक्ट में इस बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी। इसका मूल्यांकन वो टीचर्स करेंगे जो अपने विषय में पारंगत हैं। इसी तरह से ये सभा होती है, इसमें जो आत्मा गई है उसका मूल्यांकन वो गुरुजन करते हैं जो उस विषय में पारंगत है। और वैसे भी ये मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके बाद ही आत्मिक ग्रुप का निर्धारण होना होता है कि अब वो आत्मा ऊंचे आत्मिक ग्रुप में जा रही है या उसी आत्मिक ग्रुप में जा रही है। इसका निर्धारण इसी सभा के बाद होना होता है। जैसा कि अब एक केस में एक माध्यम ने ये बताया कि जब वो अपने कनिष्क मार्गदर्शक के साथ इस सभा में उपस्थित हुई, कनिष्क मार्गदर्शक एक तरह से उसके वकील की तरह उसके क्योंकि वो उसके हर सेकंड से, उसके जीवन के हर दिन से, उसके जीवन की हर घटना से, उसकी मन की स्थिति से, हर बात से वाकिफ है, तो वो एक वकील की तरह उसके साथ था। और वहां पर उसे जिन बातों को वो नहीं समझती थी उसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया। यानी कि जीवन में जो काम उसने नासमझी में किए हैं, जैसे कि हम बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति में क्रोध बहुत है लेकिन वो अपने क्रोध को जस्टिफाई करता है ये कह के कि अरे मैंने क्रोध नहीं किया, देखो स्थिति ऐसी थी, देखो उस व्यक्ति की गलती ऐसी थी। तो अनजाने में जो कर्म हमने करे हुए होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए उस आत्मा को कहा गया। जैसे एक न्यायाधीश कहते हैं कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करो, तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, और उसने अपने पिछले जीवन में जिस तरह का आचरण किया है, जिस तरीके से जिया है, उसकी सफाई देने के लिए उसका मार्गदर्शक तो उपस्थित है ही। लेकिन इस पैनल में वरिष्ठ मार्गदर्शक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद कनिष्क मार्गदर्शक होता है। वरिष्ठ मार्गदर्शक तो एक तरह से न्यायाधीश के ही तरह हैं, वो सामने हैं। कनिष्क मार्गदर्शक एक तरह से वकील की तरह है। तो स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ मार्गदर्शक की अहमियत इस पैनल में कहीं ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि वो गुरुजन बहुत ही ममता में होते हैं और जो पिछला जीवन रहा है व्यक्ति का, उसमें उसने अपने जीवन के संबंध में अपनी प्रतिभा को और ज्यादा बेहतर करने के लिए उसने कैसे किया है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि प्रतिभा तो हम सब में है, किसी में, सब में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। अब अपनी प्रतिभा का उपयोग हमने किस तरीके से अच्छे और कल्याणकारी कार्यों में किया है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, बल्कि पूरी छूट थी उस आत्मा को कि जो भी उसके मन में कोई इच्छा भी रही है, कोई कुंठा भी रही है, वो बेझिझक अपनी हर बात को स्पष्ट सामने रख सकती थी। यहाँ पर एक बात और देखने में आई कि कुछ जैसे 6 सदस्यों का पैनल है या 5 सदस्यों का पैनल है, तो उसमें अधिकतर जो माध्यम रहे हैं उसमें उन्होंने 1, 2, 3 आत्माएं ऐसी महसूस करी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये बहुत करीबी हैं, इन्हें हम अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं, कुछ इस तरीके से फील हुआ। और जो आत्माएं गुरुजन कह लीजिए, गुरुजन जो सामने बैठे थे, जो अधिक जाने पहचाने लग रहे हैं, जो अधिक करीबी से महसूस हो रहे हैं, सवाल जवाब भी वही करते हैं। मेरे विचार के मुताबिक जानी पहचानी आत्माएं हमें कौन सी लगेंगी? वही लगेंगी ना जिनके साथ कभी किसी कार्मिक अकाउंट में हम आए हैं, कभी किसी जीवन में दूर का, पास का, कम या ज्यादा कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा, वही आत्माएं हमें जानी पहचानी लगेंगी। तो ये संभव है कि जो पैनल में सामने न्यायाधीश के रूप में आत्माएं बैठी हैं,
जो एक या दो आत्माएं होती हैं जो सबसे अधिक क्वेश्चंस करती हैं, ये संभव है कि उन आत्माओं से हमारे कभी किसी जीवन में कार्मिक अकाउंट्स रहे हों, कम या ज्यादा, लेकिन वो तरक्की करके आज गुरुजन की स्टेज तक पहुंच गई। लेकिन ये सिर्फ मेरे विचार हैं। और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस पैनल में होते हैं। उनकी आकृतियों के बीच में जो फर्क है स्त्री और पुरुष के रूप में, उसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और साथ ही साथ वो बहुत ईमानदार और सच्चे महसूस होते हैं और उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आत्मा उनसे कुछ छुपा ही नहीं सकती। वो बिल्कुल स्पष्ट सारी बात उनके सामने रखती है। लेकिन तब आत्माएं कुछ नहीं समझ पाती। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक सीमा है, जिस सीमा के बाद मार्गदर्शक नहीं चाहते कि कुछ पता चले, तो वहां पर माध्यम कुछ समझने की और बताने की स्टेज में होता ही नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी जब जो गुरुजन है वो आपस में इतनी तेजी से संवाद करते हैं, उनके विचार इतनी तेजी से संचालित होते हैं कि आप कुछ समझ ही नहीं सकते, कुछ जान ही नहीं सकते। ऐसी स्टेज में जो हमारे कनिष्ठ मार्गदर्शक है, जो वकील के रूप में हमारे साथ हैं, वो हमें स्पष्ट करते हैं कि गुरुजन आपके विषय में ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो कनिष्ठ मार्गदर्शक है वो भी वहीं तक एक्सप्लेन करता है जहां तक, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में बहुत ये महसूस किया गया है कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा है जो नहीं बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो बातचीत है वो समझ ही नहीं आ रही है। और कनिष्ठ मार्गदर्शक शायद उस बातचीत में से जो बताने लायक है वही बता रहा है और बाकी बातों को वो नहीं बता रहा है। साफ साफ ये महसूस होता है कि कुछ बातें कनिष्ठ मार्गदर्शक ने नहीं बताई हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, निर्धारण होता है आत्मिक ग्रुप का। अब वो स्टेज आती है जब एक आत्मा का आत्मिक ग्रुप, उसके पास उसे जाना होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि अब ये किस आत्मिक ग्रुप में जाएगी। जब वो अब अपने आत्मिक ग्रुप से मिलती है तो वो सही मायनों में अपने जाने पहचाने अपने घर में आई है, सही मायनों में अपने जाने पहचाने साथियों से मिल रही है। जैसा कि आप किसी स्कूल में भी जाते हैं तो किसी संस्था में भी कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपका क्या ज्ञान है, आपके विकास का स्तर क्या है, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, इसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। किसी आप विशेष कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, किसी विशेष क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा या आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये बच्चा इस क्लास में एडमिशन लेने योग्य है। हर अच्छे इंस्टीट्यूट में पहले आपको एक मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। बस इसी तरह से ये जो सभा होती है ये भी आपके ज्ञान के मुताबिक, आपके विकास के स्तर के मुताबिक आपके लिए आत्मिक ग्रुप का चयन करती है। अगली वीडियो में मैं इस बात का जिक्र करूंगी कि किसी भी आत्मिक ग्रुप में शामिल करने के लिए किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है, किस आधार पर चयन किया जाता है, और उसके बाद आत्माएं जो अपनी अपनी आत्मिक स्थितियां हैं किस तरीके से खुद को देखती हैं, क्योंकि खुद की आत्मिक स्थिति का भी तो मूल्यांकन हो जाता है, वो उसे भी तो जान लेती हैं, तो अब वो खुद को कैसे देख रही हैं, इस बात का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।